हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 15 द मुगल एम्पायर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। ओके, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एसएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो पहले आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर्स को डिटेल में समझाया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। बाबर जो है ये इंडिया में अटैक करते हैं अर्ली 16th सेंचुरी में। उस टाइम में क्या था, इंडिया जो है किसी प्रे था किसी भी इन्वेडर के लिए। मतलब क्या हुआ कि कोई भी इन्वेडर यदि इंडिया में अटैक करता तो वो इजीली इंडिया को कवर कर सकता था, इस प्रकार से था। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम पे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स वहाँ पर हम लोग देख सकते थे। उस टाइम पे बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स से छोटे टुकड़े टुकड़ों में इंडिया बटा हुआ था। ओके, ये जो स्मॉल किंगडम्स थे ये किसी भी फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट में बोल सकते हैं हम लोग कि उनके विरोध में जाकर खड़े होने का किसी में भी साहस नहीं था कि वो उनसे लड़ सकते हैं, उन फॉरेन एग्रेशन से लड़ के उन्हें हरा सकते हैं। सब इनकैपेबल थे, कोई भी कैपेबल नहीं था। अब क्या होता है कि इब्राहिम लोदी के अंदर दिल्ली जो है ये अपने ग्लोरी को, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, अपनी चमक को लॉस्ट करने शुरू कर देता है, खोना शुरू कर देता है। इनका जो पर्सनल ऑफिशियल्स था ये अपोज करते हैं उन्हें और इंडिया में बाबर को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं इन्वेड करने के लिए, इंडिया को अपने कब्जे में लेने के लिए। जो सिचुएशन था पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में, मालवा में, राजपूताना, कश्मीर, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ओके, लॉलेसनेस और डिसऑर्डर का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। अब हम यहाँ पर देखिए मुगल एम्पायर इन 1605। यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है इस मैप के थ्रू मुगल एम्पायर किस प्रकार से हो गया 1605 में। ओके, यहाँ पे आप देखिए अफगानिस्तान से लगभग शुरू हो रहा है और इधर आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश से भी कोई ये कवर कर दे रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अहमदनगर, बिदार, इन सभी चीज़ों को ये कवर करता हुआ सभी स्टेट्स को ये कवर कर चुका है, सभी सिटीज़ को ये कवर कर चुका है। अब मासेस के बीच में, पीपल्स के बीच में जो लोकल रूलर्स थे वो अनपॉपुलर थे। इस टाइम में बाबर जो है ये इंडिया में मुगल अम्पायर के फाउंडेशन को लाता है, मतलब मुगल अम्पायर की खोज करता है भारत में। ये जो है अपने सन के द्वारा सक्सीड किया जाता है जिसका नाम होता है हुमायूं। लेकिन वो हुमायूं का सन था, हुमायूं का बेटा था अकबर, जो कि बहुत ही ग्रेट थे, जिन्होंने मुगल अम्पायर की रियल ग्लोरी को प्रूव किया। अब हम लोग मुगल अम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक मुगल एम्प्रेस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बाबर। ओके, 1526 से 30 सीई तक, 1530 सीई तक जहीर उद्दीन मोहम्मद, इन्हें कॉमनली बाबर कहा जाता था, इसका मतलब होता है टाइगर। ये ग्रैंड सन थे तैमूर के और एक डिसेंडेंट थे तुर्किश रूलर चेंगिस खान के, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा ही बार सेवरल टाइम्स इन्वेड किया। बाबर एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, एक एक्सपीरियंस जनरल थे, एक स्किल्ड हॉर्स राइडर थे, श्योर शूटर थे, मतलब वो अच्छे से निशानेबाजी कर सकते थे। इसके साथ साथ ही तलवारबाजी में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ओके, काबुल का रूलर बनने के बाद इन्होंने गजनी को कंक्वायर कर लिया, गजनी और समरकंद को कंक्वायर कर लिया, लेकिन समरकंद को परमानेंटली अपने कंट्रोल के अंदर में नहीं ला पाते हैं, अपने कंट्रोल में परमानेंटली नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण मतलब वो फेल हो गए। एक तरह से उनका जो फेलियर था कि वो समरकंद को अपने कंट्रोल के अंदर में नहीं ला पा रहे हैं बाबर प्रयास करने के बावजूद। तो क्या होता है कि सेंट्रल एशिया में उनकी जो महत्वाकांक्षा थी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की, वो टूट जाती है, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये इंडिया के टुवर्ड्स में हेड करते हैं, इंडिया के टुवर्ड्स वो ध्यान देने लगते हैं, इंडिया की तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या था कि बाबर भी जो थे ये भी क्या हुए थे कि इंडिया के फैबुलस वेल्थ के कारण अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, वो अट्रैक्ट हो गए थे। बाबर जो है ये हिंदुस्तान के रूलर बन जाते हैं, इब्राहिम लोदी के आर्मी को डिफीट करते हुए
और ये पानीपत का फर्स्ट बैटल था, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था 1526 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए। ओके, अब कब रूलर बन गए वो किसके सैनिकों को हराए? तो इब्राहिम लोदी के सैनिकों को उन्होंने हराया, इब्राहिम लोदी को हराया और हिंदुस्तान के रूलर बन गए, इंडिया के रूलर बन गए। ठीक है, बाबर के विक्ट्री ने क्या किया? अफगान की पावर को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया और अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, बढ़ा लिया, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इन्होंने अपने वेल्थ को पीपल के कॉन्फिडेंस को खरीदने में, बाय करने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अफगान चिप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जो उन्हें अपोज करते थे। ओके, नॉर्थ इंडिया के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल वो चाहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि राजपूत को भी डिफीट कर दिया। तो दोनों पक्ष एक जगह मिलते हैं आकर के, एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जिसे हम लोग बैटल ऑफ खनवा से के रूप में जानते हैं, जहां पर राणा सांगा को डिफीट कर दिया था बाबर ने। ये जो डिफीट था ये राजपूत के ग्रेट वॉरियर्स के पावर को एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बाबर जो है ग्रेट मिलिट्री कमांडर ही नहीं थे बल्कि वो एक लर्नड स्कॉलर भी थे। उन्होंने बाबरनामा लिखा, इसके साथ साथ तुर्किश में उन्होंने तुजुक-ई-बाबुरी भी लिखी थी। अब इसमें क्या है, तो इसमें बाबर के लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब सेकेंड हमारे पास आता है हुमायूं। ओके, 1530 to 40 CE एंड 1555 to 56 CE। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं इनका। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, फेस्ड innumerable difficulties to retain the Mughal Empire in India। देखिए, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे ये बाबर के बड़े बेटे थे। ओके, इन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया मुग़ल एम्पायर को वापस इंडिया में रिटेन करने के लिए, वापस इंडिया में लाने के लिए। बाबर ने अपने दूसरे 3 बेटों को सेपरेट प्रोविंस गिफ्ट कर दिया था। ओके, जो आर्मी था ये पीपल का कॉम्बिनेशन था, डिफरेंट कंट्रीज के पीपल का कॉम्बिनेशन था, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के पीपल का कॉम्बिनेशन था। हुमायूं के पास एक हिंद हेरिटाइड एंड और इम्पीरियल ट्रेजरी था, मतलब उनके पास उतनी संपत्ति नहीं थी, इम्पीरियल ट्रेजरी था। उसके साथ साथ इन्हें अपने ब्रदर से भी अपोजिशन, अपने रिलेटिव से भी अपोजिशन को फेस करना पड़ता था। इसके साथ साथ अफगान से, राजपूत से भी इनको अपोजिशन फेस करना पड़ता था। उन्होंने अपनी ही मूर्खता से अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाया था, मल्टीप्लाई किया था। इसके साथ साथ ये ओपीएम से एडिक्टेड थे। ठीक है, ओपीएम से वो एडिक्टेड थे, मतलब अफीम का नशा उन पे चढ़ा हुआ था। ओके, उनके पास मिलिट्री एबिलिटी की भी कमी थी और उनके जो फादर थे वो अफगान के पावर्स को क्रश करने में फेल रहे थे। ओके, तो क्या होता है कि हुमायूं जो है एक अफगान के द्वारा डिफीट कर दिया जाता, हरा दिया जाता है, जो कि था शेर शाह सूरी, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, और उन्हें इंडिया छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो इंडिया को छोड़ दे। और वो क्या करते हैं कि 1540 में रिफ्यूजी करते हैं ईरान में वहाँ पर शरण लेते हैं। 15 ईयर्स के बाद हुमायूं सिकंदर सूरी को हरा देते हैं। शेर शाह सूरी का एक वीक सक्सेसर वो था, मतलब शेर शाह सूरी के बाद जो आया था वो था सिकंदर सूरी। उन्हें हरा करके हुमायूं वापस से अपनी गद्दी पर आ जाते हैं और मुग़ल एम्पायर को इंडिया में एक बार फिर से इस्टेब्लिश करते हैं, रिस्टोर करते हैं। अब उनका डेथ कैसे हुआ, तो होता क्या है कि दिल्ली के अपनी ही लाइब्रेरी में वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। ओके, और सीधा वो नीचे गिर जाते हैं तो उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब हमारे पास आता है डू यू नो। शेर शाह सूरी एक अफगान थे और इन्हें शेर खान जो टाइटल था ये बिहार के रूलर्स के द्वारा दिया गया था। ग्रेजुअली वो क्या करते हैं कि बिहार और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले आते हैं, अपने अंडर ले आते हैं और हुमायूं को डिफीट करते हैं चौसा में। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने शेर शाह का टाइटल भी ले लिया था और इंडिया में एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था अमीर्स के अंदर प्रोविंसेस में। ओके, अंडर अमीर्स इन प्रोविंसेस। इसके साथ साथ इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिल्डअप किया था, सेटअप किया था। इन्होंने लैंड, मतलब कि कल्टिवेबल लैंड जो था उसके लैंड असेसमेंट को ऑर्डर कर दिया। अपने ट्रेड को इन्होंने इनकरेज किया, इसके साथ साथ एजुकेशन को इनकरेज किया। रोड का कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने बढ़ाया कि रोड का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके,
और शेर शाह जो है इन्हें फॉर रनर ऑफ अकबर भी कहा जाता है। ओके, ये जो लाइन है शेर शाह इज नोन एज द फोर रनर ऑफ अकबर, इस लाइन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमारे पास नेक्स्ट और थर्ड रूलर जो आते हैं मुगल एम्पायर के, वो है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 14 अंडर गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन्होंने थ्रोन को, मतलब कि राजगद्दी पे कब आते हैं, 14 ईयर्स के एज पर ये राजगद्दी पे आते हैं और बैरम खान के गार्जियनशिप के अंदर आते हैं। मतलब कि इन्होंने 14 एज में ही, मतलब 14 के एज में, 14 साल की उम्र में ही इन्होंने गद्दी को पकड़ा था। ओके, उसी समय से वो संभाल रहे हैं। और गार्जियनशिप किसका था, तो गार्जियनशिप था बैरम खान का। अब इंडिया में जो मुगल्स का पोजीशन था ये इतना स्ट्रांग नहीं था। हेमू विक्रम आदित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली। अब देखिए, हेमू विक्रम आदित्य जो थे इन्होंने मुगल्स को डिफीट कर दिया था और आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। पानीपत के दूसरे बैटल में बैरम खान के लीडरशिप के अंदर हेमू को हराया गया था 1556 सी में। और उसके बाद क्या किया गया कि आगरा और दिल्ली को वापस अपने अंदर ले लिया गया और जो कैपिटल था उसे आगरा में सेट कर दिया गया। मतलब कि आगरा छीन गया था, ठीक है, विक्रमादित्य के द्वारा, हेमू विक्रमादित्य के द्वारा। लेकिन विक्रमादित्य को 1556 सी में फिर से हरा करके वापस बैरम खान, मतलब कि बैरम खान की लीडरशिप के अंदर उन्होंने, मतलब बैरम खान ने क्या किया कि आगरा को अपने अंदर फिर से ले आया, ठीक है। और उसके बाद सेटअप, मतलब जो कैपिटल था उसे भी आगरा में ही सेटअप कर दिया गया, सेट। तो अब इससे क्या हुआ कि बैरम खान जो है इतना अच्छा काम किए हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिलने लगा, उनका पावर भी बढ़ने ही लगा, ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट का पोजीशन मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ अंतर डेवलप हो जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं अकबर और बैरम खान के बीच में। ओके, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ बोल सकते बकझक डेवलप हो जाता है। तो क्या होता है कि बैरम खान को 1560 में फोर्स किया जाता है कि वो मक्का की तीर्थ यात्रा में चले जाएं, और जब वो जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। ओके, अब अकबर के अंदर मुगल एम्पायर स्ट्रेच होता है, मतलब फैलता है। तो कहाँ से कहाँ तक फैलता है हम लोग इसे देखते हैं। कश्मीर जो कि है नॉर्थ में, तो नॉर्थ से लेकर के साउथ में देखा जाए तो गोदावरी रिवर साउथ में, वहां तक स्ट्रेच होता है, फैलता है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान है वेस्ट में, वहां से लेकर के बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हम लोग बोल सकते हैं, बांग्लादेश को कवर करते हुए ईस्ट में वहां तक कवर हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है मुगल एम्पायर। ओके, अकबर ने गोंडवाना को भी कवर कर लिया था, कंक्वायर कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, चित्तौड़, रणथंभौर, इसके साथ साथ बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन और गुजरात, इतने जगहों पर उन्होंने कंक्वायर कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। ओके, यहाँ पर देखिए जो कश्मीर है ये तो आपका नॉर्थ हो जा रहा है। ओके, डेक्कन नीचे की तरफ, काबुल देखिए अफगानिस्तान का जो कि आज कैपिटल है। अकबर ने इबादत खाना सेटअप किया था फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस जो हैं ये हर फ्राइडे इवनिंग को हुआ करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने दिन इलाही को भी स्टार्ट किया था, मतलब कि डिवाइन फेथ को स्टार्ट किया था 1582 में। और सभी रिलीजन्स के गुड पॉइंट्स जो थे इन्हें ब्लेंड करके, ओके, जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जैनिज्म हो गया और कुछ दूसरे फेथ जैसे कि इस्लाम के साथ जो थे। ओके, दिन इलाही जो है ये एक रिलीजन नहीं था बल्कि सोशल रिलीजियस पाथ था, ताकि जो मतभेद है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में जो मतभेद है उन्हें पाटा जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके। ओके, पाटने का एक रास्ता था। 1605 में अकबर जो है ये पास कर जाते हैं, मतलब गुजर जाते हैं। इन्हें सिकंदरा आगरा से जो कि 6 मील्स अवे है, दूर है, वहाँ पर बिल्ड कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाया गया है सिकंदरा फोर्ट। अब डू यू नो देख लेते हैं। सिकरी को बाद में फतेहपुर सिकरी नेम कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, है, गुजरात के कन्क्वेस्ट के बाद। ओके, सुलह इक्वल और यूनिवर्सल पीस एंड हारमोनी वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिन इलाही। देखिए सुलह इक्वल और जो यूनिवर्सल पीस था, मतलब कि शांति एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, हारमोनी, ये सब जो है दिन इलाही का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक जरूरी हिस्सा था। वहाँ पर इन सभी बातों पर ही चर्चा हुई करती थी।
अब देखिए यहाँ पे मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अंदर मुगल एम्पायर किस प्रकार का था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काबुल, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान तक वो उन्होंने कवर कर लिया था, उसके बाद कि बांग्लादेश तक कवर है। ओके, डेक्कन में आप देख सकते हैं, साउथ साइड में देख सकते हैं, इधर इन्होंने खंदेश ये सब सभी को, गोंडवाना, बिहार, पटना, सभी को उन्होंने कवर कर लिया था, अपनी टेरिटरी को पूरी तरह से एक्सटेंड कर लिया था। ओके, ये जो मैप है ये अकबर के अंदर मुगल एम्पायर था। ठीक है, मुगल एम्पायर अंडर अकबर। अकबर जब आए थे उस समय मुगल एम्पायर का किस प्रकार का सीन था, कि कहाँ तक मुगल एम्पायर फैला हुआ था, इस चीज़ को इस मैप में दिखाया गया है। एंड ये मैप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैप है। ओके, अब डू यू नो, नेक्स्ट डू यू नो है अकबर 9 जेम्स। अकबर कोर्ट जो था, अकबर का जो कोर्ट था ये टैलेंटेड मैन से भरा हुआ था, जिन्हें 9 जेम्स कहा जाता था, या फिर उसे नव रत्न कहा जाता था। वो क्या क्या थे, हम लोग उसे देखते हैं। बीरबल, देखिए बीरबल जो थे इन्हें स्टेटमैनशिप के लिए और विट के लिए जाना जाता था। अब्दुल रहीम खान, ये बैरम खान के बेटे थे। अब्दुल रहीम खान वही बैरम खान जिनके लीडरशिप के अंदर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मुगल एम्पायर जीता था। ओके, ये पोइट्री लिखते थे हिंदी में। इनके जो दोहास थे वो आज तक इंडिया में पढ़े जाते हैं। ओके, अबुल फजल, ये ग्रेट स्कॉलर और हिस्टोरियन थे। इन्होंने अकबर नामा लिखा, इसके साथ साथ एनी अकबरी लिखा। यहाँ पर इसे मार्क कर लीजिए आप लोग, ही रोट अकबर नामा एंड एनी अकबरी। आगे आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में मिलेगा। फैजी, देखिए ये अब्दुल फजल के ब्रदर थे। ओके, ये ग्रेट पोएट थे और फिलोसफर थे। इन्होंने भागवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फिफ्थ हमारे पास आते हैं तानसेन, ये एक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। उसके साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। किसके लिए फेमस थे, तो राग दीपक के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। राजा तोदरमाल, देखिए एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। नेक्स्ट है राजा मान सिंह, ये अकबर के कोर्ट के ग्रेटेस्ट जनरल में से एक थे। हुमाम, ये वेल नोन फिजिशियन थे। इसके साथ साथ मुल्ला दो पियाजा, ये ग्रेट स्कॉलर थे और अपने रेडी विद के लिए इन्हें जाना जाता था। तो यही थे अकबर 9 जेम्स, एंड इनके नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना है। बीरबल, अब्दुल रहीम खान सेकेंड, थर्ड अबुल फजल, फोर्थ फैजी, फिफ्थ तानसेन, सिक्स्थ राजा तोडरमाल, सेवेंथ राजा मान सिंह, एट हुमाम एंड 9 मुल्ला दो पियाजा। इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की तरह। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट। उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपलोड किया है 2 पार्ट्स में। ओके, यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप लोग दिल्ली सल्तनत को भी जरूर समझिएगा, क्योंकि वो भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जहांगीर, 1605 से 27 सी तक, मतलब 1605 से 1627 सी तक इनका राज चलता है। अकबर जो है इन्हें मोहम्मद सुल्तान, उनके बेटे मोहम्मद सुल्तान सलीम के द्वारा सक्सीड कर लिया गया। इन्होंने थ्रोन को 1605 में असेंड किया, वो राजगद्दी पे बैठते हैं 1605 में फोर्ट ऑफ आगरा में। और जहांगीर नेम ए एज्यूम करते हैं होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ उन्होंने नूर उद्दीन के टाइटल को भी एज्यूम किया था, इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द फेथ। अकबर जो है उन्हें हमेशा सैखू बाबा के नाम से संबोधित करते थे। 1606 में जहांगीर का बेटा प्रिंस खुसराव जो है ये आगरा से भाग जाते हैं। जहांगीर उनका पीछा करते हैं, उसके साथ साथ उन्हें भैरवाल के बैटल में डिफीट करते हैं, हराते हैं। और बहुत सारे नॉबल्स जो है ये खुसराव को क्या करना चाहते थे, एम्परर बनाना चाहते थे जहांगीर के प्लेस में। ओके, जहांगीर जो अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करते हैं, जो कि उनके फादर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उनके फादर अकबर थे, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ओके, जो कोर्ट कल्चर था मुगल्स का ये फ्लोरिश होता है उनके रूल के अंदर। इसके साथ साथ इनका गार्डन्स पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। का जो पेंटिंग था ये चरम सीमा में पहुंच जाता है उनके टाइम के दौरान, उनके रूल के दौरान। उन्होंने नूर जहां से मैरी किया था, शादी किया था। जहांगीर जो है राजपूत के साथ फिर से वार को रीस्टार्ट करते हैं, जो अफगान अमीर थे बंगाल के। इन्होंने
मुगल्स के अथॉरिटी को अपोज किया था। जो डिस्टर्बेंस था डेक्कन में, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका। ओके, जहांगीर 1627 में डाइट कर जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और कैसे होती है, क्यों होती है, तो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और उनके जो सन थे शाहजहां, इन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया, मतलब अब वो राजगद्दी पे आते हैं। अब डू यू नो देख लेते हैं हम लोग। जहांगीर जो थे ये फोर्ट ऑफ कंगरा के को कंक्वायर करने में एबल थे, जहाँ पर अकबर उस चीज़ को करने में नहीं थे, मतलब कि अकबर उस चीज़ को नहीं कर सकते और उस काम को जहांगीर कर सकते थे। सेकेंड, डू यू नो, जहांगीर जो है अपने जस्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस को सेटअप करके रखा था, जो जिसे 60 बेल्स अटैच्ड हुआ करते थे। ये प्योर गोल्ड से बना हुआ था, मतलब कि सोना से बना हुआ था। ये एक इंच जो है ये फोर्ट ऑफ आगरा से अटैच था, और जो दूसरा इंच था ये स्टोन कॉलम से अटैच था, रिवर यमुना के बैंक में जो था। ठीक है, जो भी व्यक्ति जस्टिस चाहता था, इसे चेन को पुल करना पड़ता था, खींचना पड़ता था एम्परर के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए। जहांगीर ने 12 ऑर्डिनेंसेस को भी इशू करके रखा था अपनी कंट्री के बेटर गवर्नेंस के लिए, ताकि कंट्री में बेटर गवर्नेंस हो सके। शाहजहां, अब शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1628 to 1658 सी। खुर्रम जो कि थर्ड सन थे जहांगीर के, ये शाहजहां के टाइटल को लेते हैं। इनकी मदर जो थी ये उदय सिंह, कि जोधपुर के रूलर की डॉटर थी, बेटी थी। जो शाहजहां को जुजर सिंह के रेबलियन को फेस करना पड़ता है, बुंदेला चीफ जो थे, और जहान लोदी जो कि एक अफगान चीफ थे। शाहजहां के अंदर जो डेक्कन पॉलिसी था मुगल का, ये एक न्यू फेज में एंटर करता है। इसके साथ साथ इन्होंने अहमदनगर और दौलताबाद को भी अनेक्स्ट कर लिया था। ओके, इन्होंने बीजापुर के रूलर्स को फोर्स किया और गोलकोंडा के रूलर्स को इन्होंने फोर्स किया अपनी उनके सुपरमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए। 1636 में शाहजहां जो है ये आगरा से रिटायर कर जाते हैं और औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। जो मुगल एम्पायर है ये अपने ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी पर रीच करता है शाहजहां के रीजन के दौरान। ओके, इनके जो मिनिस्टर्स थे ये इफिशिएंट और एबल थे। ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स के साथ भी फेयर थे। इन्होंने कोर्ट के मैग्निफिसेंस को इंक्रीज किया था। जो पिकॉक थ्रोन था, जो ताजमहल है आज के डेट पे, जो पिकॉक थ्रोन है, जो ताजमहल है आगरा पे, जो रेड फोर्ट है, जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसके साथ साथ बहुत सारे वर्क्स जो हैं इन्हीं के द्वारा कराए गए हैं, जो कि वर्क्स ऑफ आर्ट है, आर्किटेक्चर है, इनके वेल्थ को टेस्टिफाई करने के लिए, इसके साथ साथ इनके एस्थेटिक सेंस को भी टेस्टिफाई करने के लिए। इन्हें इंजीनियर किंग कहा जाता था। ये एक एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट भी थे। इन्होंने स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिया, इसके साथ साथ आर्टिसंस को पैट्रोनेज दिया, फिर क्राफ्ट्समैन को भी दिया। पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जो है ये इस इंटेलिजेंट एम्परर के अंदर फ्लोरिश करता है, अच्छे से, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा हो जाता है, फ्लोरिश हो जाता है। ओके, सितंबर 1657 में शाहजहां जो है ये बीमार पड़ जाते हैं। ओके, इमीडिएटली क्या होता है कि इनके जो बेटे थे इन्होंने थ्रोन को कैप्चर करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, ताकि थ्रोन को कैप्चर किया जा सके, क्योंकि उनके बेटे ही इस चीज़ की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। 1658 में औरंगजेब इन्होंने थ्रोन पर कब्जा कर लिया और ये अपने फादर को बंदी बना लेते हैं, अपने पिता को बंदी बना लेते हैं, जिनकी कैद में मृत्यु हो जाती है 1666 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। 1658 से 1707 सी तक आगरा को कैप्चर करने के बाद औरंगजेब जो है ये अपने आप को एम्परर बना लेते हैं। इन्होंने आलमगीर के टाइटल को एज्यूम किया। इसके साथ साथ इन्होंने इनलैंड ड्यूटीज़, राहदारी को एबॉलिश कर दिया। ऑक्ट्रॉय, पंडारी, इसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया अपने सब्जेक्ट्स को प्लीज करने के लिए। ओके, ये एक मुस्लिम फैनेटिक और
ये एक मुस्लिम फैनेटिक थे और रिलीजियस टॉलरेंस को ये अपोज करते थे। इन्होंने कलीमा को इंस्क्राइब करने का जो प्रैक्टिस था इसे डिसकंटिन्यू कर दिया कॉइन्स पे, और न्यू ईयर डे जो नौरोज था इसके सेलिब्रेशन को इन्होंने एबॉलिश कर दिया। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को एबॉलिश कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इनका जो रूल था ये सीसलेस वार्स का पीरियड था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। जो रिवर्स था राजपूत का, इन्हें बहुत ही हार्मफुल हो जाता है इनके लिए। जो मराठास थे ये शिवाजी के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, फिर से भरने लगते हैं। औरंगजेब जो है ये सैसिस्ट खान को जो कि गवर्नर थे बंगाल के, इन्हें भेजते हैं शिवाजी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। लेकिन सैसिस्ट खान जो है ये हार कर आते हैं, मतलब कि हार जाते हैं एक तरह से बोले तो। ओके, औरंगजेब जो है ये शिवाजी को आगरा में बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, जहाँ पर उन्हें बंदी बना लिया था। मतलब कि बातचीत करने के बहाने औरंगजेब उन्हें आगरा बुलाते हैं और वहाँ पर उन्हें बंदी बना लेते हैं। तो अब होता क्या है कि वो बंदी बन गए, तो शिवाजी करते क्या कि इस चीज़ को मैनेज करते हैं और प्रिजन से भागने में सफल हो पाते हैं। जो मराठेस थे, जो जट्स थे और जो सिख्स थे, इन्होंने कभी भी औरंगजेब को शांति से रहने नहीं दिया। इन्होंने गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी। जिनका सन गुरु गोविंद सिंह जो है ये मुगल से तब तक लड़ते रहा जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है 1707 में। औरंगजेब जो है इन्होंने बीजापुर को कंक्वायर किया था, गोलकोंडा को कंक्वायर किया था डेक्कन में, लेकिन इनके शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज के कारण इनका जो वास्ट अंपायर था, बड़ा जो अंपायर था, ये उनके हाथ से छूट जाता है, निकल जाता है। बहुत सारे गवर्नर जो है ये एम्परर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। तो मुगल एम्पायर जो है इस 1857 तक सर्वाइव कर पाता है। इसके जो रूलर्स थे ये पेंशनर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1803 के बाद। जो लास्ट एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर, और इन्हें एक ट्रायल फेस करना पड़ता है 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था इसके म्यूटनी को लीड करने पे। मतलब इन्होंने सेना का लीडरशिप लिया था, ठीक है, इंडिया की तरफ से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड किया था। तो इसके कारण इन्हें एक ट्रायल फेस करना पड़ता है, इन्हें रंगून में एग्जाइल कर दिया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है गवर्नेंस अंडर मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के अंदर गवर्नेंस सबसे पहले आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मुगल जो है ये कंट्री को पॉलिटिकली यूनाइट करके रखने के लिए मैनेज कर पाते थे। ओके, इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया था जो कि इंडियन और पर्शियन सिस्टम दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। इन्होंने ये जो थे किंग के सुप्रीम अथॉरिटी पे बिलीव करते थे। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एफिशिएंट मिनिस्टर जो ये एम्परर को असिस्ट करते थे। जो होल एम्पायर था ये सूबाज में डिवाइडेड था, इसका मतलब होता था प्रोविंसेस, जो कि गवर्न किया जाता था सूबेदार के द्वारा। जो दीवान था ये कलेक्टर था लैंड रेवेन्यू का, जो कोतवाल था ये लॉ पे देखता था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर देखता था सिटी में कि कानून का पालन हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है सिटी में। अकबर जो इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ओके, जो कि रैंक और पोजीशन पे बेस्ड हुआ करता था अपने ऑफिशियल हियरार्ची में। ओके, जो मनसबदार थे रिस्पॉन्सिबल थे सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सोसाइटी एंड इकोनॉमी। देखिए जो सोसाइटी था ये दो लेवल्स में डिवाइडेड था, नोबिलिटी और हाई ऑफिशियल्स। ये अपर क्लास को फॉर्म करते थे और ये लग्जरी के लाइफ को, आराम की ज़िंदगी को जीते थे। जो लोअर क्लास था ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करता था और फिर दूसरे लोअली जॉब्स में इन्वॉल्व हुआ करता था सिटीज़ में। ओके, ये मिजरेबल कंडीशन में जीते थे, उतना अच्छा कंडीशन नहीं था इनका। जो मेन सोर्स था स्टेट इनकम का ये लैंड रेवेन्यू था, जो कि प्रोड्यूस का 1/3, मतलब प्रोड्यूस का 1/3 ये फिक्स्ड था ये चीज़। ओके, स्टेट लैंड था, इसे खालिसा कहा जाता था। ट्रेड जो है ये वेल डेवलप्ड होता है, जिस प्रकार से इंडियन गुड्स जो है ये एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपोर्ट किए जाते थे। ओके, मतलब कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जैसे कि पुर्तगीज, डच और इंग्लिश जो है ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे। जो मुगल एम्परर्स थे ये ट्रेडिंग को इनकरेज करते हैं।
सराइस को बना करके, रोड्स को बना करके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलीजियन। ओके, जो मुगल एम्परर थे इन्होंने इस्लाम को फॉलो किया। अकबर फर्स्ट मुगल रूलर थे रिलीजियस टॉलरेंस के पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए सुलह कुल दूसरे रिलीजन्स के टूवर्ड्स में अपने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर को बिल्ड करने के लिए इंडिया में इन्होंने हारमोनी पे एम किया डिफरेंट रिलीजन्स के अमंग। इन्होंने एक हॉल सेटअप किया वर्शिप के लिए, जिसे इबादत खाना कहा जाता है, जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के बिलीवर्स के लिए खुला हुआ रहता था, जैसे कि जैन्स हो गए, हिंदूज हो गए, जोरोस्ट्रियंस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। इसके साथ साथ जहांगीर और शाहजहां जो है ये भी टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स के टूवर्ड्स। लेकिन औरंगजेब जो थे ये स्टॉन्च मुस्लिम थे, एकदम स्टॉन्च मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे हिंदू को फोर्स किया था कि इस्लाम को अडॉप्ट कर ले। इन्होंने हिंदूज में जजिया इम्पोज कर दिया था। इनका जो पॉलिसी था रिलीजियस इंटॉलरेंस का, ये मुगल एम्पायर के पावर को वीक कर देता है, मुगल एम्पायर के फाउंडेशंस को कम कर देता है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा कि अकबर भी रिलीजियस टॉलरेंस को मानते थे, ओके, शाहजहां भी, जहांगीर भी। तो आगे जो औरंगजेब आए वो इतना रिलीजियस के लिए, मतलब अदर रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट नहीं थे, जिसके कारण दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। और उतना सपोर्ट मुगल एम्पायर औरंगजेब को नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को ही पढ़ा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, संस्कृत के सभी ग्रेट वर्क जैसे कि राजा तरंगिनी, रामायण, महाभारत, पुराण जो है इन्हें अरेबिक में ट्रांसलेट किया जाता है। हिस्ट्री जो है ये इंडियन राइटिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। बाबरनामा, अकबरनामा, ऐनी अकबरी, ये सब जो है उस टाइम पीरियड के इंफॉर्मेशन के मेन सोर्स है। ठीक है, मतलब बोला जाए कि मेन सोर्स क्या है, तो हम लोग यहाँ पर बाबरनामा, अकबरनामा, ऐनी अकबरी लिख सकते हैं। जहांगीर जो थे ये पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे। इन्होंने तुजुक ई जहांगीरी लिखा था। शाहजहां जो है ये उस टाइम के फेमस राइटर्स को पैट्रोनाइज करते थे। मुगल रूल वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक, मतलब कि जो मुगल रूल था ये म्यूजिक का गोल्डन पीरियड था। तानसेन जो थे ये फेमस ज्वेल थे अकबर कोर्ट के। पोइट्री जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। ये वैरायटी ऑफ थीम्स पे बेस्ड हुआ करता था, जो कि रॉयल कोर्ट से रैंकिंग करता था वर्शिप के लिए, ओके, वर्शिप तक। जो मुगल्स थे इन्होंने फाइन स्पेसिमेंस, आर्किटेक्चर के फाइन स्पेसिमेंस को बिल्ड किया था। अकबर ने फेमस हुमायूं टॉम्ब को बिल्ड किया था दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा आगरा के पास जो है, ओके। जहांगीर बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स को लैड करते हैं, जैसे कि शालीमार बाग। लेकिन शाहजहां थे जो कि इंजीनियर एम्परर के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने रेड फोर्ट को बनवाया था, जामा मस्जिद को बनवाया था। इसके साथ साथ जो आज के डेट में फेमस ताजमहल है आगरा में, उसे भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब जो थे ये फाइन आर्ट्स के फेवर में नहीं थे, बस बोला जा सकता है ये फाइन आर्ट्स को पसंद नहीं करते थे। डू यू नो, अकबर जो है इन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था फतेहपुर सीकरी में, गुजरात के ऊपर अपनी विक्ट्री को मनाने के लिए, अपनी जो विजय हुआ था गुजरात के ऊपर उनका, उसके लिए इन्होंने इस चीज़ को बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो पेंटिंग्स था मुगल पीरियड का, ये इंडियन और पर्शियन स्कूल्स ऑफ आर्ट का सिंथेसिस है। पेंटर्स के पैट्रॉन, संरक्षक बनने के विषय में देखा जाए तो जहांगीर जो थे एक वेल नोन पेंटर भी थे, अपने भी एक अच्छे कलाकार थे, एक पेंटर थे। जो लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब जो थे ये मुगल एम्पायर के, मतलब मुगल एम्पायर जब थे, मुगल एम्पायर जब चल रहा था उस समय ये अपने चरम सीमा पर था, पीक पे था। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था उस समय लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग और आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स था मुगल एम्पायर का वो था रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमन अप्रोच, स्किलफुल डिप्लोमेसी और एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब ये सब सारे पॉलिसीज जो है रिवर्स हो जाते हैं, तब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, विघटन शुरू हो जाता है। जो रिलीजियस इनटॉलरेंस था औरंगजेब का, ये राजपूत को
उनके अगेंस्ट में टर्न कर देता है, जो कि हमेशा मुगल एम्पायर को सपोर्ट करते थे। सेम सिख और मराठास के साथ भी यही कंडीशन था। जो मुगल थे इनके पास कोई रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, मतलब इसके कारण क्या हुआ कि जो ईच रूलर का, हर एक रूलर का जो डेथ हुआ, ये ब्लडी वार्स में रिजल्ट करता है और नोबल के कॉन्स्पिरेसीज में रिजल्ट करता है। ओके, औरंगजेब के वीक और इनएफिशिएंट सक्सेसर जो है ये इंटरनल रेबल के लिए और फॉरेन इन्वेशंस के लिए एक ओपन इन्विटेशन प्रोवाइड करते हैं, एक खुला इन्विटेशन प्रोवाइड करते हैं। करप्ट ऑफिशियल्स और हेवी बर्डन जो था लैंड रेवेन्यू का, ये रिवॉल्ट में रिजल्ट करता है, पीजेंट्स को लो टैक्स कलेक्शन के लिए लीड करता है। ओके, जो नॉबल्स थे, मनसबदार थे, ये ग्रेजुअली ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की तुलना में। इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं ये, जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया। ओके, जो नॉबल्स मनसबदार थे ये ग्रेजुअली ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की तुलना में। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया। ओके, जो यूरोपियंस थे ये अपने पावर को राइज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे वर्ल्ड में उस टाइम पे। ओके, और ग्रेजुअली जो ये क्या करते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंदर कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया के ट्रेड को भी अपने आगे क्लासेस में यूरोपियंस के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मुगल एम्पायर के ट्रेड एंड टेरिटरीज पे भी ये कब्जे कर लेते हैं अपने रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए। और औरंगजेब जो थे ये डेक्कन में लगभग 20 साल के लिए रहते हैं, जो कि गवर्नर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर से जरूर कीजिए। और इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। ओके, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया, पूरी डिटेल के साथ समझाया है, एक एक रूलर्स के बारे में बताया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक दिया गया है। यदि आपने अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सेकंड चैनल को भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। ओके, और SST के सिविक्स एंड ज्योग्राफी पे वीडियोस अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।